नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 7 बज गए हैं और शुरुआत ऐसी खबर से जहां महाराष्ट्र और मुंबई को लेकर कंगना रनौत और उद्धव सरकार में जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी हो रही है। कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का ऐलान कर दिया है और कहा है जिसमें रोकने का दम है वो रोक कर दिखा दे। शिवसेना कह रही है कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से कर डाली थी जब उद्धव सरकार के नेता संजय राउत ने उनको सलाह दी थी कि अगर वो नहीं चाहती तो मुंबई ना आए। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री से शुरू हुआ हंगामा अब मुंबई की अस्मिता पर आकर अटक गया है। कंगना रनौत के मुंबई पर किए ट्वीट ने महाराष्ट्र की राजनीति में यह हंगामा मचाया है। कंगना रनौत खुलकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बेबाकी से एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, तो शिवसेना की तरफ से कंगना को धमकी दी जा रही है। यूं समझिए कि महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच अब ठन चुकी है। सुशांत की मौत के मामले में लगातार बेबाकी से बयान देने वाली कंगना रनौत ने एक नई जंग छेड़ दी है। ये जंग राजनीतिक हो गई है और इस जंग का अखाड़ा है माया नगरी मुंबई। कंगना ने अपने ट्वीट में पूछा था कि मुंबई क्या पीओके है जो किसी के आने पर पाबंदी हो, मगर कंगना के सवाल पर शिवसेना तिलमिला गई। शिवसेना की तरफ से भी पलटवार किया गया, मगर कंगना नहीं रुकी। कंगना ने नया ट्वीट किया। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि दोबारा मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना ने ट्वीट करके सीधे सीधे शिवसेना को ललकारा, तो संजय राउत ने पलटवार किया। मुंबई ये मराठी मानुष के बाप की ही है। जिनको ये मंजूर नहीं वो बताएं उनका बाप कौन है। शिवसेना ऐसे महाराष्ट्र के दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी, वादा। पुलिस के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या ये एक महिला को शोभा देता है? जो पढ़ी लिखी महिला है उनको शोभा देता है? अगर हमने ये कहा तो बोलते हमको धमकी दी। ये मेंटल केस है। शिवसेना के विधायक ने तो सीधे सीधे कंगना पर हमला करने की धमकी तक दे दी। भविष्य में अगर आप कभी मुंबई में वापस अगर आओगी और हमारी महिला आघाड़ी के माध्यम से अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेने में भी हमें कुछ गलत नहीं लगेगा। हम यही कहना चाहते हैं राज्य के गृह मंत्री को कि कंगना रनौत ने बहुत ही गंदी तरह से कि मुंबई की अवहेलना की है। कंगना का बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री को भी चुभा। पूरा महाराष्ट्र, पूरी मुंबई, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, पुलिस के हाथ में सुरक्षित है। और जिनको इस प्रकार का बयान जिन्होंने दिया और वो समझते हैं कि मुंबई में उनका रहना सुरक्षित नहीं है या महाराष्ट्र में उनका रहना सुरक्षित नहीं है, तो उनको मुंबई या महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं। मगर गृह मंत्री के बयान पर चुप रहने के बजाय कंगना ने पलटवार किया। वो मेरे लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खुद ही फैसले ले रहे हैं। पीओके से एक ही दिन में तालिबान हो गए। कंगना के बयान पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी गुस्सा फूटा। ये एक विकृति है, ये एक बीमारी है उनको। कंगना रनौत जी, जो आपको चाहिए, आपको रोकने के लिए, आपको मुंबई में अगर महाराष्ट्र के मन से के अगर लोग चाहेंगे, अगर उन्होंने सोचा तो आपको मुंबई में एक कदम रखने को देंगे नहीं। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि कंगना जो कुछ भी बोल रही हैं वो बीजेपी की शह पर बोल रही हैं। कंगना टीम ये कुछ और नहीं तो कंगना प्लस ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बयान कंगना रनौत दे रही है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बयान आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले से खुद को दूर रखने का ऐलान किया है। सुशांत केस से हटकर ये एक नई जंग है। ये जंग कब खत्म होगी कहना मुश्किल है। सौरभ अख्तानिया और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।
लेकिन एक ट्वीट, 2 ट्वीट, 3 ट्वीट, इसके बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। कंगना रनौत ने सीरीज ऑफ ट्वीट्स की उसके बाद, जिसमें कंगना खुलकर बरसी है महाराष्ट्र की सरकार पर और उन सारे लोगों पर जो कंगना के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा, किसी के बाप का महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया, और मैं डंके की चोट पर कहती हूं कि हां मैं मराठा हूं, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ लोगे। और कंगना यहीं पर शांत नहीं हो गई, उन्होंने उसके बाद भी ट्वीट किया, अगर आप मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मैं मुंबई आई तो आप मुझे पालघर के साधुओं की तरह पत्थरों से कुचलकर मार डालेंगे, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि निर्दोषों की हत्या के बाद आप भाग खड़े हुए। पालघर हत्या का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए आपकी हिम्मत बढ़ी। पालघर हिंसा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पालघर के मामले को भी कंगना ने इसी में जोड़ दिया, क्योंकि पहले भी इस पर सीबीआई जांच की मांग होती रही। सुशांत और साधु की हत्या के बाद प्रशासन के खिलाफ मेरी राय से नाराज होकर मेरे पोस्टर्स को चप्पल से पीटा जा रहा है। ऐसा लगता है कि मुंबई खून से लथपथ है, यह भी कंगना रनौत ने लिख दिया, और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने लिखा, इनकी औकात नहीं है इंडस्ट्री के 100 साल में एक भी फिल्म मराठा प्राइड पर बनाई हो। मैंने इस्लाम डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में अपनी जान और करियर को दांव पर लगाया। शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई। आज महाराष्ट्र के ठेकेदारों से पूछो क्या किया है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए। यह एक और ट्वीट कंगना ने, क्योंकि मामला अब कंगना वर्सेस मराठी अस्मिता हो गया था, इसलिए, और जो कंगना के खिलाफ बोले उनको कंगना ने कहा, उन चापलूसों को पता होना चाहिए मैं पहली अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हूं जिसने मराठा गौरव शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई को बड़े पर्दे पर उतारा। फिल्म की रिलीज के लिए मुझे इन्हीं लोगों का भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और मैंने मुस्कुराकर इन सब का सामना किया। तो मामला जब मराठा गौरव का हो गया, उसमें भी कंगना रनौत ने कदम पीछे नहीं खींचा। एक के बाद एक ट्वीट करके उन्होंने पूरा लोहा लिया है महाराष्ट्र की सरकार से, और वो कहती हैं, मुझे ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि मैं मुंबई ना आऊं, इसलिए मैंने फैसला किया है 9 सितंबर को मुंबई आऊं। जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरूंगी तो समय बता दूंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो वो मुझे रोक ले। तो सीधी चुनौती कंगना रनौत की, महाराष्ट्र की सरकार को रोक सकते हो तो रोक लो। दिव्येश हमारे साथ आ गए हैं, विद्या हमारे साथ आ गई हैं इस वक्त इसी पर और बात करने के लिए। विद्या, बीजेपी कल जिस सुर में कंगना के साथ थी, अब जब मराठा अस्मिता का मामला हो गया तो वो सुर आज बीजेपी के नहीं रहे। फिर कंगना रनौत एक के बाद एक ट्वीट कैसे कर रही हैं जब उनको बीजेपी का भी साथ नहीं दिख रहा? जी, कंगना का हमने देखा है पिछले कई सालों में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की बात हो, कोई सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो, वो अपनी बात रखती हैं, और यही चीज हमने इस बार भी देखी है। इस बार देख रहे हैं कि शिवसेना, हालांकि वो बार बार शिवसेना कह रही है कि हमने कंगना के खिलाफ पहला कदम नहीं उठाया था, कंगना ने ये बात अपने आप सोच ली और वो संजय राउत को भला बुरा कहने लगी थी। लेकिन साथ ही आप देख लीजिए, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी, सब साथ दे रहे हैं शिवसेना का। इसके अलावा अब तो बीजेपी भी अपने नेता राम कदम को अकेला छोड़कर बात कर रहे हैं कंगना रनौत के खिलाफ। लेकिन फिर भी कंगना का यही कहना है कि 9 तारीख को देखना होगा कि आखिर वो जब आती हैं तो कोई हंगामा होता है कि नहीं। लेकिन हमने देखा है कि मुंबई में आज कई जगहों पर कंगना रनौत की एफिजी को जलाया गया, काफी जगहों पर प्रोटेस्ट किया गया, और सारा प्रोटेस्ट शिवसेना की तरफ से हुआ था आज। वापस आते हैं आपके पास विद्या। दिव्येश आपके पास भी आएंगे बात करने के लिए, और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आज महाराष्ट्र को लेकर शिवसेना और कंगना का मूड आपको दिखाई देगा। कंगना के बयान पर न सिर्फ शिवसेना आग बबूला है, बल्कि महिला विंग भी कंगना के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आया। मेंटल शब्द का इस्तेमाल किया संजय राउत ने, और उसके बाद मराठी मानुस के बाप का है महाराष्ट्र, यह कहते हुए संजय राउत ने ट्वीट भी कर दिया। लेकिन कंगना ने 2 टूक चुनौती दी कि रोक सको तो रोक लो, 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी और समय भी बता दूंगी। लेकिन कंगना के बयान पर शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक भड़क गए। उन्होंने खुली धमकी दे दी कि अगर कंगना मुंबई आई तो शिवसेना की महिला विंग उन्हें सबक सिखाएगी। कि देखिए, शिवसेना की स्टाइल, हमारी महिला आघाड़ी बहुत सक्षम है, और हमारी मुंबई यानी हमारी माता के बारे में अगर कोई कंगना हो या दूसरे कोई भी हो, मुंबई के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी महिला या किसी भी इंसान को आप ऐसे थ्रेटन नहीं कर सकते। मुंबई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है।
ये देश एक है, कोई भी देशवासी किसी भी स्टेट में जा सकता है और आप थ्रेटन किसी को नहीं कर सकते। ये इमीडिएटली अरेस्ट होना चाहिए उनका। जो भी शिवसेना के नेता कंगना को या किसी भी महिला को इस प्रकार थ्रेटन करेंगे तो एनसीडब्ल्यू उनके साथ खड़ी है। लेकिन मुंबई पर कंगना रनौत के इस बयान ने फिल्मी दुनिया में हलचल मचा दी है। कंगना का नाम लिए बगैर कई फिल्मी सितारों ने पलटवार किया है। शाहरुख खान से लेकर दिया मिर्जा और सोनू सूद तक ने मुंबई के लिए अपना प्यार जताया है और आभार प्रकट किया है। कंगना रनौत ने माया नगरी मुंबई को लेकर ट्वीट किए तो हंगामा मच गया। फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे कंगना का बगैर नाम लिए मुंबई के समर्थन में उतर आए। शाहरुख खान ने मुंबई के बारे में लिखा, समर्थन और प्यार देने के लिए आप सबका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न और एकजुट रहिए। अभिनेत्री रेणुका शहाणे ने ट्वीट किया, मुंबई वो शहर है जहां बॉलीवुड स्टार बनने का आपका सपना पूरा हुआ। आपसे उम्मीद की जाती है कि शहर की इज्जत करें। जिस तरह आपने मुंबई की तुलना पीओके से ही की, ये डर पैदा कर रहा है। रेणुका शहाणे के ट्वीट का जवाब कंगना ने अपने अंदाज में दिया। कब से एक सरकार के खराब प्रशासन की निंदा करना उस जगह की निंदा करना है। मैं नहीं मानती कि आप ये नहीं समझते। क्या आप भी एक गिद्ध की तरह हमला करने का इंतजार कर रही थी? सिर्फ इतना ही नहीं, कंगना के पीओके वाले ट्वीट के बाद कई सितारों ने मुंबई को लेकर अपना प्यार जाहिर किया। दिया मिर्जा ने ट्वीट किया, मुंबई मेरी जान, पिछले 20 साल से मैं यहाँ खुलकर रही और काम किया। 19 साल की उम्र में अपने दम पर जीने के लिए यहाँ कदम रखा। इस शहर ने मुझे खुलकर गले लगाया और सुरक्षित रखा। एक शानदार शहर। कंगना के पीओके वाले ट्वीट के जवाब में रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया, मुंबई हिंदुस्तान है। एक्टर सोनू सूद ने भी कंगना के ट्वीट के बरक्स ट्वीट किया, मुंबई ये शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। मतलब यह कि कंगना के ट्वीट ने बॉलीवुड को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब फिल्मी दुनिया 2 धड़ों में बटी है और हंगामा बरपा है। आज तक में। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें। ड्रग्स मामले में मिरांडा और शौविक यानी कि रिया के भाई से पूछताछ लगातार जारी है। करीब 8 घंटे से दोनों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ये पूछताछ सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है और 8 घंटे हो गए हैं इस पूछताछ को चलते हुए। और जो संकेत आ रहे हैं उसके मुताबिक शौविक ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल ली है। दोनों शौविक और मिरांडा ड्रग्स के लेन देन में शामिल थे, लिप्त थे उसमें। इस बात के संकेत अब तक की पूछताछ से निकलकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मेरे सहयोगी दिव्येश हमारे साथ मुंबई से लाइव आ गए हैं। हम सीधे दिव्येश के पास चल सकते हैं और जानकारी के लिए। दिव्येश बताइए, क्या अपडेट आपके पास है इनसे जो पूछताछ चल रही है उसको लेकर? जी रोहित, आपको बता दें कि सवेरे 11 बजे के करीब सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को एनसीबी के अफसर पहले उनके घर पर अर्ली मॉर्निंग रेड की गई, वहां पर सर्चेस की गई। करीब 6:45 बजे से ये सर्चेस दोनों ही जगह पर शुरू की गई। उसके बाद दोनों ही लोगों को, सैमुअल मिरांडा और शौविक को, एनसीबी के अफसर अपने दफ्तर ले आए, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें वरिष्ठ अफसर समीर वानखेड़े, जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जिनके सुपरविजन में डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा, वो और उनकी 8 मेंबर की टीम ये लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों को अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दोनों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि चैट मैसेजेस जो मिले थे, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने ढूंढे थे, उसमें जो सामने आया था कि किस तरीके से सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स लेने के लिए शौविक बता रहे हैं और सैमुअल मिरांडा को वो शेयर भी करते हैं कि इस पर्टिकुलर पेडलर से बात करिए, इनसे आप ड्रग्स लेकर आना है। और जैद और बसीत परिहार
ये जो दो लोग हैं जिन्हें एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है, इन दोनों ने भी अपने बयान में ये कहा है कि शोविक उनके टच में था। वो एक फुटबॉल क्लब बांद्रा में उन्हें मिला था और उसी के तहत वो सैमुअल मिरांडा को जानते थे और सैमुअल मिरांडा उनसे ड्रग्स प्रोक्योर करते थे। अब खास बात यह है, इसमें ये पता लगाने की कोशिश एनसीबी कर रही है कि क्या शोविक या सैमुअल दोनों में से किसी ने भी इन ड्रग्स को आगे किसी को बेचा है या इसे पर्सनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया है। एक मैसेज है रिया और शोविक के बीच में, जिसमें 5 ग्राम गांजा प्रोक्योर करने की बात हो रही है। 5 ग्राम गांजा ये कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है, ये पर्सनल कंजम्पशन क्वांटिटी है। क्योंकि अगर इनको एक वाटर टाइट केस, पुख्ता केस बनाना है तो एनडीपीएस के एक्ट में कमर्शियल क्वांटिटी के लिए ज्यादा सजा होती है, वो बड़ा केस बनता है, बहुत ही स्ट्रांग केस बनता है। तो अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी साबित कर पाए कि इन्होंने प्रोक्योर की है तो वो केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नहीं तो अगर कंजम्पशन के लिए अगर सिर्फ केस बनता है कि इन्होंने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्येश, तो बहुत बहुत शुक्रिया विद्या। फिलहाल आप दोनों का आने के लिए और जानकारी देने के लिए। शोविक और मिरांडा की पूछताछ में निकला क्या? माना जा रहा है कि दोनों ने ड्रग्स को खरीदने की बात कबूल कर ली। सूत्र बता रहे हैं ड्रग्स पेडलर से संपर्क की बात भी उन्होंने स्वीकार की, क्योंकि उनकी चैट में साफ तौर पर संकेत मिल रहे थे। लेकिन पूछताछ में अभी तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है, यह भी संकेत मिल रहे हैं। और शोविक ने ड्रग्स बेचने की बात से इनकार किया है। खरीदने का संकेत उनके मोबाइल मैसेजेस में है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मुनाफा उन्होंने कमाया, इस बात से भी शोविक ने साफ साफ तौर पे इनकार किया है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो संकेत आ रहे हैं, उसके मुताबिक अभी तक की इस मामले में ये खबरें हैं। तो शोविक और मिरांडा पर शिकंजा कसने के बाद अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का है। एनसीबी के पास कई ऐसे सबूत हैं जिसमें रिया के ड्रग्स कनेक्शन की बात सामने आई है। अभी एनसीबी शोविक और मिरांडा से सारे राज उगलवाने में जुटी है, जिसके बाद रिया पर शिकंजा कसा जाएगा। जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. आज तक के कैमरे में रिया का इनकार और चैट में रिया का इकरार सुशांत की गर्लफ्रेंड की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सबूतों की एक लंबी लिस्ट रिया के इस झूठ से एक एक कर पर्दा उठा रही है। ड्रग्स के चक्रव्यूह में रिया फंसती नजर आ रही है। एनसीबी अब फुल एक्शन में है, जिसे देखते हुए रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। एनसीबी ने आज ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की। देख पा रहे हैं यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम समीर वानखेड़े यहाँ पर नीचे तलाश रहे हैं। बिल्डिंग के नीचे सबूतों की तलाश की जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कुछ टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कुछ अफसर नीचे की तरफ मौजूद है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है वो टीम को लीड कर रहे थे। वो अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हम वो गाड़ी दिखा रहे हैं, उस गाड़ी के आसपास पहुंचे। बिल्डिंग के नीचे तलाशी ली जा रही है। आज नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया के घर का कोना कोना छान मारा। सबूतों की तलाश एनसीबी की टीम को रिया के घर तक खींच लाई। रिया के परिवार की आंखें खुली तो सामने दहलीज पर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनसीबी के ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। घर में रखी हर चीज खंगाली गई। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 4 घंटे तक रिया के घर को खंगाला। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की गई, दस्तावेज देखे गए, मोबाइल, लैपटॉप सब चेक किया गया। इतना ही नहीं, शोविक की गाड़ी की भी तलाशी ली गई। एक तरफ रिया के घर छापेमारी हुई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा का भी घर खंगाला। सैमुअल के घर 2.5 घंटे की छापेमारी के बाद एनसीबी की टीम उसे अपने साथ ले गई। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर पूछताछ की गई थी, जहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा था। और सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद अब एनसीबी की टीम यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। एनडीपीएस के एक्ट के तहत अब यहाँ से सैमुअल मिरांडा को लेके जा रही है। बहुत बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सैमुअल मिरांडा को एनसीबी की टीम लेके जा रही है। ये मिरांडा और शोविक वो 2 शख्स हैं जो ड्रग पेडलर और रिया के बीच की कड़ी बताए जा रहे हैं। दोनों इस वक्त एनसीबी की गिरफ्त में हैं। रिया की ड्रग्स चैट में दोनों का जिक्र होता था। ऐसे में इन दोनों से पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद एनसीबी का अगला टारगेट रिया होगी। और अब तक जो सबूत सामने आए हैं उसे देखते हुए रिया का बचना अब मुश्किल लग रहा है। अरविंद ओझा और सौरभ वक्तानिया के साथ
शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। और ड्रग्स केस में शौविक बुरी तरह से फंस चुका है। शौविक के ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध के सबूत मिल गए हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ में दोनों ने इस बात को कबूल भी कर लिया है। ये हिंदुस्तान की सबसे तेज तर्रार एजेंसियों में से एक एनसीबी का अंदाज है। पहले बाकी एजेंसियों को इत्मीनान से पूछताछ का मौका दिया, सबूत इकट्ठा किए और फिर सुबह सुबह ताबड़तोड़ छापेमारी। इससे पहले किसी को कुछ समझ आए, पूरा घर खंगाल डाला और फिर आरोपी शौविक को उठाकर ले गए। शौविक चक्रवर्ती को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है वहां पर लेकर गई है और काफिला दिखाना चाहता हूं। बाकायदा सुरक्षा के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए थे और सर्च ऑपरेशन जो 3.5 घंटे तक चला था वो अब लगभग पूरा हो चुका है। शौविक चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहां से लेकर जा चुकी है। घर खंगालने के बाद जांच टीम की नजर रिया के पुराने मोबाइल फोन और शौविक के लैपटॉप पर पड़ी। जांच एजेंसियों ने दोनों डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी रिया के मोबाइल में हुई व्हाट्सएप चैट के जरिए ही ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंची थी। ऐसे में एनसीबी के हाथ जो मोबाइल लगा है वो बेहद अहम हो सकता है। हमारे साथ केपीएस मल्होत्रा है, एक्सक्लूसिव आज तक इंडिया टुडे पर। सर क्या चीज हुआ है? Only the phones, only the digital evidences have been seized. No NDPS seizure and rest summons have been issued to Shovik and to Miranda. Rest investigations are under. शौविक के अलावा सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए साथ ले गई। शौविक का नाम न सिर्फ रिया की चैट में आया बल्कि जैद और बासित ने भी कनेक्शन की बात कबूली है। एनसीबी के शिकंजे में आए शौविक और सैमुअल सुशांत केस के अहम किरदार हैं। ड्रग पेडलर बासित की रिमांड कॉपी में एनसीबी ने दोनों का जिक्र किया है। सैमुअल और शौविक से एनसीबी ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है। सुशांत राजपूत की मौत कैसे हुई, यह अनसुलझा सवाल है और इसका जवाब तलाशने के लिए सीबीआई हर परत उधेड़ रही है। इसी कड़ी में सीबीआई उन डॉक्टर्स से भी पूछताछ कर रही है जिनके नाम सुशांत से जुड़े। हालांकि डॉक्टर्स के बयान सामने आने के बाद सुशांत के परिवार के वकील ने आपत्ति जताई है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में उनकी बीमारी और डॉक्टरों का भी अहम रोल हो सकता है। इसलिए सीबीआई उन मनोवैज्ञानिकों से लगातार पूछताछ कर रही है जिनका नाम सुशांत के साथ कहीं न कहीं से आया है। ऐसे ही एक डॉक्टर हरीश शेट्टी है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने आज तक के सामने लिया था। और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए। 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे। सीबीआई ने हरीश शेट्टी को पूछताछ के लिए बुलाया। खबर है कि हरीश शेट्टी ने सीबीआई को बताया कि 2013 में सुशांत मेरे पास आए थे, मगर मैंने उन्हें किसी तरह की कोई दवाई नहीं लिखी। उन्होंने दोबारा मेरे पास आने की बात कही थी मगर वो दोबारा नहीं आए। अब सवाल ये है कि सुशांत अगर बीमार नहीं थे तो वो हरीश शेट्टी के पास क्यों गए थे? सुशांत की बीमारी को लेकर सीबीआई ने सुशांत के डॉक्टर सुजैन वॉकर से भी पूछताछ की थी। सुजैन वॉकर ने बताया, मेरे ख्याल से सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। मैंने उसे कई बार कहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे लगता था कि ये सच नहीं है। उसे लगता था कि वो कभी भी इस दिक्कत से उबर नहीं सकेगा। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इस दिक्कत की वजह से परिवार और बाकी सदस्य परेशान नहीं होते रहे, इसलिए उसने खुद ही अपनी जान लेने का फैसला किया होगा। सुशांत की बीमारी से जुड़े डॉक्टरों के बयान आए तो सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भड़क गए। उनका मानना है कि डॉक्टरों को इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए। ये जो साइकेट्रिस्ट जो आजकल टीवी चैनल में आके बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, क्योंकि एक तरह का एक क्लाइंट का कॉन्फिडेंशियलिटी होता है और मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टिगेशन पे हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए इस तरह के मामलों को हम लोग टीवी पे डिस्कस ना करें तो अच्छा है।
ये जो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन साइकेट्रिस्ट का अगर कुछ निकलता है कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखा कि नहीं लिखा, क्या बीमारी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, और किस किस को मालूम था इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन की हैं। इनमें मेरा अभी इस समय इस स्टेज पे कमेंट करना ठीक नहीं है। विकास सिंह की माने तो सुशांत को 2019 से पहले कभी कोई बीमारी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती से मिलने के बाद ही सुशांत बीमार हुए। देखिए, इलनेस की जो बात है वो अगर मान लीजिए कोई स्ट्रे इंसिडेंट कभी किसी को होता है तो उसका इलनेस नहीं कहलाएगा। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने के जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है। इसलिए जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंजाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। उसके अलावा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बीते 2 महीने बाद कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। जी हां, 68 दिन में कोरोना का सबसे बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2900 से ज्यादा मामले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। 2914 नए कोरोना केस आए हैं और एक बार फिर कोरोना की रफ्तार को बढ़ते हुए देखकर दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि अभी दिल्ली के सभी स्कूल 30 सितंबर तक बंद रखे जाएं। किसी भी काम से छात्रों को स्कूल न बुलाया जाए, केवल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाए। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। पिछले 68 दिन में दिल्ली में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल पिछले 24 घंटे में आया है। 2900 से ज्यादा केस देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में आए हैं।